हेलो एंड वेलकम यू ऑल अगेन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया था न्यूट्रिशन के बारे में, इस वीडियो में हम हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रेस्पिरेशन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे एक बॉडी, चाहे प्लांट की हो या ह्यूमन की हो, किस तरह से न्यूट्रिशन को लेती है। और न्यूट्रिशन लेने का पर्पस क्या होता है कि हमें बॉडी में एनर्जी को फॉर्म करना होता है, कई तरह की लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रिशन से एनर्जी को किस तरह से हमें लेना है, किस तरह से ऑब्टेन करना है, उसका ब्रेक डाउन करके वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रोसेस जो इंक्लूड होती है वो होती है रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे एनर्जी को फॉर्म करते हैं। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी गैस का एक्सचेंज होना है, चाहे ऑक्सीजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो सेलुलर लेवल पे जाके होता है। अब बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है पूरी प्रोसेस में, जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर हमें न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपको एक बॉक्स दिखेगा, वहाँ पर एटीपी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दिया हुआ है, तो हम वहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं हम एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो एनसीईआरटी में भी आपको यही बताया गया है कि जिस तरह से हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा, किस तरह से हम न्यूट्रिशन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अब अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास अलग अलग तरह के वेज होते हैं न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। या तो वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए और कार्बन और वाटर को ऑब्टेन करने के लिए, और कुछ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। अब सारी केसेस में सबसे पहले क्या होता है कि एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेक डाउन करना होता है। ब्रेक डाउन करते हैं हम, उसको ब्रेक करके बनाते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको हम बोलते हैं पाइरूवेट। अब अगर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, और इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट। ईस्ट के अंदर होता है जब ऑक्सीजन हमें यूज़ नहीं करनी होती, तो जो ग्लूकोज जो पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ है वो कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका अगर आपको हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो आपको एक फिगर दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट आपका जो भी ऊपर पैरा में लिखा हुआ है उसकी कंप्लीट समरी है ये। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि है ग्लूकोज। वो साइटोप्लाज्म में होता है, कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में जो कि है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये पाइरूवेट के पास 3 रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाइरूवेट कन्वर्ट होता है एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। दूसरा हम देखते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये रिएक्शन होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड इफ़ यू रिमेंबर, हमने 9th क्लास में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और लॉट्स ऑफ एनर्जी में। एंड पॉइंट टू बी नोटेड इज़, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो लो होती है कंपेयर टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है तब जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तीसरा केस हमारे पास हो सकता है कि हमारी मसल सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे कि जब हम कोई सडन एक्टिविटी करते हैं या हम भागते हैं, उस टाइम पे हमारी मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और कुछ सॉर्ट ऑफ एनर्जी निकलती है। अब एक बार हम इसे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करके देखते हैं कि व्हाट इज़ रिटन इन एनसीईआरटी। In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called pyruvate.
This process takes place in the cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. तो जो हमने प्रोसेस पढ़ी, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ईस्ट के अंदर, वहाँ पर ही होता है. Since this process takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. तो जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन रेफ़र करते हैं, और जब ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का ऑक्सीजन को यूज़ करके, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंट में, जैसा कि हमने उस फिगर में भी देखा. Process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air. अब ये जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है, तो इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और देखो आपको यहाँ पर लाइन भी मिल जाएगी, ये वाली. द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक प्रोसेस. कि आपको जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलेगी. Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. Important point is कि जब मसल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो वो वहाँ पर थोड़ा बहुत इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है. उसी वजह से हमारे मसल में कई बार क्रैम्प्स आ जाते हैं जब हम कोई भी सडन एक्टिविटी करते हैं. The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. अब जो भी एनर्जी हमें मिली सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो सारी एनर्जी यूज़ होती है ATP मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, जो कि स्टोर्ड फॉर्म है हमारी एनर्जी का. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. ATP आगे कई तरह की रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही हैं उनको वहाँ पर यूज़ हो जाती है, जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, वो होती है एंडोथर्मिक. और इससे ऑपोजिट होती है एक्सोथर्मिक, जहाँ पर रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज़ होती है. अब यहाँ नेक्स्ट आपको एक छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है मोर टू नो में ATP के बारे में. वैसे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. तो ATP में आपको एक रिएक्शन दी हुई है कि पहले जो ATP होता है वो ADP की फॉर्म में होता है, जो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ के ATP बना लेता है. तो ये बेसिक सी रिएक्शन है, और 1 मोल ATP को यूज़ करके हम 30.5 किलो जूल एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं. तो ये आपकी और इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है. अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है. सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर, जैसा कि हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में पढ़ा था, जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है. तो बेसिकली यहाँ पर भी हम यही पॉइंट लिख सकते हैं कि जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू. जहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ा था कि स्टोमेटा एक लीफ का पार्ट है जिसके आसपास गर्ड सेल होते हैं, किस तरह से वो ओपन एंड क्लोज होते हैं. अगर एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज़ को हमें प्रिवेंट करना है तो गर्ड सेल थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो. तो वो सारी चीज़ें हमने न्यूट्रिशन वाले पार्ट में भी पढ़ी थी. सेकेंड है रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो लैंड एरिया पे रहते हैं. वो लोग अपना एयर कहाँ से लेंगे? सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेंगे. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं रिस्पायर करने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए, और वो अपना जो एक्सचेंज है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेते हैं. तीसरे तरह के हैं हमारे पास रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फिशेस वगैरह. तो वैसे हम बात करें तो वो ऑक्सीजन लेंगे डिज़ोल्व फॉर्म में जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है. तो हम लिखते हैं
वो लेते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड फॉर्म में। डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो उसे लेते हैं। तो जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कंपेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट से कम है, तो आप देखेंगे कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ब्रीदिंग रेट होती है वो कंपेयर टू फास्ट होती है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरी में हम देख सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म है किस तरह से रिस्पायर करते हैं। नाउ लेट्स से कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पूरा पाथवे ही ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, तो जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा and the large intercellular species ensure that all cells are in contact with air। जैसा कि हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू गैस को एक्सचेंज करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि उनके जो इंटरसेलुलर स्पेस है और हर एक स्टोमेटा है वो एयर की कांटेक्ट में रहे, ताकि जितना ज़्यादा हो सके वो अपना गैसेस को है वो एब्जॉर्ब कर सके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हियर। They can go into cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirements of the plant. यहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है डिफ्यूज़न की बेसिस पे। डिफ्यूज़न जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ डिफ्यूज़न की प्रोसेस को। तो डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है जो उसकी डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है काफ़ी हद तक कि प्लांट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का प्लांट है और क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। जैसे कि एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, और क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है कि लाइट की प्रेजेंस में, और ऑब्वियसली रात के समय कोई लाइट नहीं होती, कोई नेचुरल लाइट नहीं होती, तो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पर क्या होता है CO2 को एलिमिनेट किया जाता है जितना ज़्यादा हो सके, और उस टाइम पर देखा गया है कि ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज। फोटोसिंथेसिस जब दिन के टाइम होती है, मतलब उस टाइम पर जो CO2 जनरेट होती है उसको तुरंत ही रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है। इस वजह से कोई मेजर रिलीज़ नहीं होता है CO2 का, उसकी जगह पर इंस्टेड ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया जाता है। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environmental and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. अब जैसे कि एनिमल्स ने कई तरह के ऑर्गन्स को डेवलप किया ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो एनिमल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हमने देखा था जो पानी के अंदर रहते हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन को लेते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो लो होता है पानी के अंदर, इस वजह से हम देखते हैं जो ब्रीदिंग रेट है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा तेज़ होती है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो गिल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ली जाती है और ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. तो अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग तरह के ऑर्गन होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen-rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate.
अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ताकि वो जितना ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रहकर ऑक्सीजन को जितना ज़्यादा हो सके एब्जॉर्ब कर सकें। और उनके पास ऐसी सर्फेसेस होती हैं, वैसे ही सर्फेसेस बड़ी डेलिकेट होती हैं, तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सर्फेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। तो ये डेलिकेट होने की वजह से हम इनको बॉडी के अंदर कवर्ड रखते हैं। सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो अब ये एरिया बॉडी के अंदर है, तो इस एरिया तक कुछ ना कुछ एक तरह से आप कह सकते हो एक पाइप जैसा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए या कोई एक वे होना चाहिए जिससे इस स्ट्रक्चर तक ऑक्सीजन आ सके, एयर आ सके। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। और इसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म फॉलो होता है। एक ह्यूमन बींग में हम बात करें तो एक पूरा मैकेनिज्म है जिससे कि एयर अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है। तो अब हम बात करते हैं स्पेशली ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। प्रोसेस को समझने से पहले हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो नेसल पैसेज जो पहला पार्ट है आपके एयर की एंट्री का, नेसल पैसेज या नॉस्ट्रल से होके आपकी एयर आपकी बॉडी में एंटर करती है। उसके बाद वो इस पैसेज से होती ही थ्रोट तक जाती है। थ्रोट में हम देखते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नाम की कुछ रिंग्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये जो पाइप है ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई और डिवाइड होती है जिसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और अल्टीमेटली ये डिवाइड हो जाती है एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई जो आपको जूम करके स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जहाँ पर एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है। सो बेसिकली आपका ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसमें आप और पार्ट्स भी देख सकते हैं जैसे डायफ्राम जो कि आपकी चेस्ट कैविटी का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करता है। आपको रिब्स दिख रही होंगी जो कि आपकी पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब हम देखते हैं पूरा इसकी प्रोसेस। In human beings, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. देखिए, ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे पहले जो एयर है वो एंट्री लेती है नॉस्ट्रल से। नॉस्ट्रल्स के अंदर आपको फाइन हेयर मिलते हैं जिनका काम क्या होता है, एयर को फिल्टर करना, क्योंकि कई सारे जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो उनको वहीं पर रोक लेता है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। अब जैसे कि हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था कि जो फूड पाइप वाला जो ट्रैक है वो भी म्यूकस से कोटेड रहता है। यहाँ पर जो एयर पैसेज है ये भी म्यूकस से कोटेड रहता है। इसका रीज़न होता है कि कई सारे जो हार्मफुल डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है। ये काम होता है म्यूकस का। फ्रॉम हियर द पैसेज the air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. यहाँ से जो एयर है वो जाती है थ्रॉट पे और जो थ्रॉट से जाती है वो लंग्स पर। अब जो ये थ्रॉट है इसके ऊपर प्रेजेंट होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है कि ये जो एयर पैसेज है उसको कोलैप्स होने से बचाती है बेसिकली। और बेसिकली जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं ये कंप्लीट रिंग शेप स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सी शेप होने का भी रीज़न है क्योंकि इससे जस्ट पीछे आपका फूड पाइप है और फूड पाइप के अंदर होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो कि जिससे कि जो फूड है वो अंदर तक जाता है। तो उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को अच्छे से होने के लिए जो कार्टिलेज का शेप है वो सी शेप का है। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structures, which are called alveoli. लंग्स के अंदर जो ये ट्यूब है वो और छोटे पार्ट में डिवाइड होते होते अल्टीमेटली जाता है एल्वियोलाई तक। और सिंगुलर अगर हमें कहना हो तो एल्वियोलस। आपकी बॉडी में एक सिंगल लंग के अंदर ही मिलियंस में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। The alveoli provide a surface where the exchange of gases take place. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. जो एल्वियोलाई होता है उसके आसपास आपको ब्लड वेजल्स मिलते हैं जहाँ पर ब्लड के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई तक की तरफ मूव करती है और जो एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन है वो ब्लड की तरफ मूव करती है।
As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जैसे जो एयर है जैसे लंग के अंदर आती है और वो कैसे आती है, हमें ऐसी कंडीशन बनानी पड़ती है जैसे कि डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, रिब्स आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है. बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई. और इस तरह से जो लंग है वो फिल हो जाता है और एल्वियोलाई को भी फिल कर देता है. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. अब जो ब्लड है वो सारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है वो एल्वियोलाई के पास लेके आती है और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के पास जाता है और उसके बाद जो ब्लड है उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देती है. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड. अब इस पूरी साइकिल में ऐसा नहीं है कि लंग कम्प्लीटली, लंग्स के अंदर हमेशा एक सर्टेन अमाउंट की एयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिससे कि जो ऑक्सीजन है उसको सफिशिएंट टाइम मिल सके एब्जॉर्ब होने के लिए और लंग भी है वो कोलैप्स ना कर पाए. When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. जब एनिमल का साइज़ बड़ा होता है तो जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है उससे जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑब्वियसली नहीं जा सकती क्योंकि इतना बड़ा एरिया हो जाता है. इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज़ विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट. इसके लिए जो एनिमल्स होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है उनके पास पिगमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और पूरी बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करने के लिए. इन ह्यूमन बींग्स the respiratory pigments is hemoglobin which has very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. ह्यूमन बींग्स के अंदर वो जो पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन, जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ. एफिनिटी मतलब जैसे कि बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है इसकी ऑक्सीजन के साथ. और ये जो पिगमेंट है ये प्रेजेंट होता है रेड ब्लड कॉर्पशल्स या जिसे हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज़ and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन के. इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में ज़्यादातर डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रैवल करता है. तो इसी के साथ हमारा जो रेस्पिरेशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन बीइंग का भी. अब ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो चुका है लेकिन आपको बीच में दो छोटे छोटे येलो कलर के बॉक्स दिख रहे होंगे. वैसे ये बॉक्सेस आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस बॉक्स में आपको बताया गया है जैसे कि आजकल हम देखते हैं इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है कि टोबैको का यूज़ होता है. टोबैको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे सिगरेट्स हम नाम सुनते हैं, बीडीज़, हुक्कास, गुटकास, इन सब के बारे में हमें पता होता है ये हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल है. टोबैको को यूज़ सिर्फ स्मोकलेस टोबैको के रूप में नहीं होता है, इनको हम स्मोक करके भी कई सारे जो पीपल है वो उसको यूज़ करते हैं, बट ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है. जो स्मोकलेस टोबैको होते हैं वो उनका मेजर जो अटैक होता है वो होता है हार्ट अटैक्स पर, स्ट्रोक्स में, पल्मोनरी डिजीज़ में, कई तरह की कैंसर को वो फॉर्म करते हैं. और इसी वजह से जो इंडिया है उसके अंदर जो ओरल कैंसर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे. इसी वजह से क्योंकि यहाँ के लोगों में जो टोबैको का यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. तो ये आपकी अवेयरनेस के लिए है कि आपको इन सारी चीज़ों से हमेशा दूर रहना है क्योंकि हमेशा ही आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट करेंगी. और आप आपके आसपास किसी को देखते हैं इस तरह की चीज़ को यूज़ करते हुए तो आप उन्हें भी कहिए कि इसको यूज़ ना करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. अब इस वाले येलो बॉक्स में आपको बताया गया है कि स्मोकिंग आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है. इसमें बताया गया है जैसे कि आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर कुछ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं. ये सीलिया का काम होता है किसी भी तरह के जर्म्स जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना, जो भी आपने इनहेल एयर में लिए हैं
लेकिन स्मोकिंग जो इंसान करता है उसकी जो सीलियाँ हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से कई तरह के हार्मफुल केमिकल या जर्म्स से वो जल्दी से अफेक्ट हो जाता है, और इस केस से कई बार लंग कैंसर भी हो जाता है और इवन डेथ तक भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है कि आप इन सारी चीज़ों में ना तो खुद इन्वॉल्व होंगे और दूसरों को भी इसके लिए कहेंगे कि ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ आपका रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।